बीए प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर के सेक्शन बी के विद्यार्थियों, मैंने अपना नेशनल मूवमेंट का पूरा कोर्स लगभग समाप्त कर दिया है। सिर्फ एक अध्याय बचा है, वह है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 और 1892। आज मैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 और 1892 के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 एक बहुत प्रभावकारी कदम था भारत में संवैधानिक विकास के संदर्भ में। इसे यह माना जाता था कि यह एसोसिएशन की पॉलिसी है। अंग्रेजों द्वारा इस एक्ट के माध्यम से एसोसिएशन की पॉलिसी के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, लेकिन यह एसोसिएशन की पॉलिसी निरंकुशता के आधार पर आगे बढ़ी। उन्होंने ये कहा कि ब्रिटिश भारतीय प्रशासन में भारतीयों को शामिल किया जाएगा। 1857 की क्रांति के बाद यह महसूस किया जा रहा था कि पब्लिक भारतीय जनमानस में यह भाव है कि ब्रिटिश प्रशासन में भारतीयों की कोई भूमिका नहीं है। इस प्रकार अगर आप देखें तो इस इंडियन एक्ट के माध्यम से यह माना गया कि अंग्रेज भारत में संवैधानिक सुधार कर रहे हैं, संवैधानिक विकास कर रहे हैं। इस एक्ट के 5 आधार हैं। नंबर 1, गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें अतिरिक्त सदस्यों को जोड़ करके उसकी संख्या बढ़ा दी गई। यह जो अतिरिक्त संख्या था वह पहले 6 थी, अब 12 कर दी गई। इसमें से आधे जो संख्या थे गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी में, वह नॉन ऑफिशियल थे और यह गवर्नर द्वारा नॉमिनेट किए जाने थे। मतलब गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी को और सुदृढ़ करने का प्रयास किया जा रहा था। यह भी कहा गया कि इस कार्यकारिणी में भारतीयों को नॉमिनेट नहीं किया जाएगा। यह कार्यकारिणी गवर्नर जनरल की सलाहकार परिषद के रूप में काम करेगी, जो कानून बनाने में गवर्नर जनरल को सलाह देगी। गवर्नर जनरल को यह अधिकार था कि वह अपनी कार्यकारिणी द्वारा दिए गए सुझावों को वह स्वीकार कर सकता है या अस्वीकार कर सकता है। कार्यकारिणी परिषद पर इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत काउंसिल का कोई आधिपत्य नहीं था। माने कार्यकारिणी परिषद का जो कार्यपालिका थी उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं माना गया। गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि वह काउंसिल द्वारा बनाए गए प्रस्तावों को, जैसे सुरक्षा, धर्म आदि के माध्यम से अगर वो काउंसिल अपना सुझाव देती है तो वह सुझाव भी गवर्नर जनरल के आदेश के अनुसार होगा। मतलब इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद को व्यापक बनाने का जरूर प्रयास किया गया, लेकिन गवर्नर जनरल की शक्ति को और अधिक बढ़ाने की बात इसमें की गई।
इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पांचवा मेंबर जो जोड़ा गया वह वित्तीय सदस्य था। गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि वह बिजनेस, उद्योग धंधे या मुद्रा के अर्थव्यवस्था के संदर्भ में या मुद्रा के आदान प्रदान के संदर्भ में गवर्नर जनरल की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। गवर्नर जनरल को इस बात की शक्ति दी गई कि वह किसी भी आधार पर अध्यादेश ले आ सकता है और वह अध्यादेश 6 महीने के लिए वैध होगा। इस प्रकार आप देखिए कि गवर्नर जनरल को यह भी अधिकार दिया गया कि लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो प्रोविंस की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, जैसे नॉर्थ वेस्ट उत्तर प्रदेश में और पंजाब में, जिसको 1886 और 1887 के माध्यम से लाया गया था, वह गवर्नर जनरल के अधिकार में रहेगा। इस एक्ट ने विधायी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने का प्रयास किया, लेकिन यह अपने उद्देश्य में पूर्णतः असफल हुआ और किसी प्रकार का सहयोग, किसी प्रकार की उपयोगिता इस 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट में सहयोग नहीं प्राप्त हुआ। इस 1861 के एक्ट के बाद जब 1861 का एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट असफल हुआ, तो उदारवादी भारत में इसकी चर्चा हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने की स्थापना 1885 में हुई। कांग्रेस ने विधायी तौर पर पुनः सुधार की बात की। लॉर्ड डफरिन, जो उस समय गवर्नर जनरल थे, उन्होंने यह सुझाव दिया कि इस उद्देश्य के तहत एक और सुधारवादी कदम उठाए जाने चाहिए। उनके जो उत्तराधिकारी लॉर्ड लांसडाउन थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक सुधारों का समर्थन किया और यह संवैधानिक सुधार भारतीय कांग्रेस के अंतर्गत भारतीय उदारवादियों को संतुष्ट करने के संदर्भ में था। एक और कारण था 1808 का कि भारतीय सरकार, ब्रिटिश सरकार यह अपना उद्देश्य प्रस्तुत करना चाहती थी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में भारतीयों को भी जगह मिलनी चाहिए। तो इसका जो रूप था वो ये था, पहला था द मेंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स इन दिस लेजिस्लेचर एट द सेंटर वाज इंक्रीज्ड। केंद्र में लेजिस्लेटिव सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। द मिनिमम नंबर वार फिक्स्ड एट 10। कम से कम 10 सदस्यों की संख्या होनी चाहिए और अधिक से अधिक 20 सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। उसमें से 10 ऐसे सदस्य होंगे जो अआधिकारिक होंगे, जो अधिकारी नहीं होंगे। दूसरा जो बात किया गया, द नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स इस प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, मतलब प्रोविंशियल विधायिका में जो सदस्य रखे जाते थे उनकी संख्या भी बढ़ा दी गई। वहां देयर द मिनिमम नंबर वाज केप्ट 8। वहां 8 सदस्य संख्या रखी गई और मैक्सिमम सदस्य संख्या 20 रखी गई, 20 रखी गई। द नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर, जो अआधिकारिक मेंबर्स थे, उसमें से उसको भी बढ़ाया गया। द नंबर ऑफ टोटल मेंबर वेरीड फ्रॉम प्रोविंस टू प्रोविंस। इस प्रकार इस एक्ट के द्वारा जो विभिन्न प्रोविंस देश में थे, उसमें
सदस्यों की संख्या डिफर कर रही थी, समान सदस्य संख्या नहीं थी, विभिन्न सदस्य संख्या थी। तीसरा जो उसका पक्ष था, द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल कंटिन्यूड टू बी नॉमिनेटेड बाय गवर्नर जनरल। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर थे वो गवर्नर जनरल द्वारा ही नामांकित किए जाने थे और गवर्नरों द्वारा नामांकित किए जाने थे। बट द प्रोविजन वाज मेड इन द एक्ट टू नॉमिनेट देम ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन बाय सर्टेन ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन। इसमें यह जोड़ा गया कि जो मेंबर को नॉमिनेट किया गया वह विभिन्न प्रकार के एसोसिएशनों के नामांकन द्वारा रखे जाएंगे। लाइक दी कलकत्ता चैम्बर, कलकत्ता चैम्बर क्या था? एक वित्तीय संस्था थी, उद्योग की। ऑफ कॉमर्स, लाइक जमींदार एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी सीनेट्स, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, कलकत्ता चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जमींदार एसोसिएशन और विश्वविद्यालयों के सीनेट द्वारा जिन नामों को प्रस्तावित किया जाएगा वह उसी नामों को गवर्नर जनरल अपनी कार्यकारिणी में नामांकित करेंगे। द नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ द प्रोविजनल लेजिस्लेचर वेर आल्सो एम्पावर्ड टू सेंड देयर रिकमेंडेशन। जो गैर अधिकारी लोग थे, जो गैर अधिकारी जो सदस्य थे, उन सदस्यों को भी अधिकार दिया गया कि वे अपने सदस्यों का नामांकन, सदस्यों का नाम प्रस्तावित कर सकते हैं। चौथा जो उसका महत्वपूर्ण पक्ष था, द पावर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल की शक्ति वेयर इन लार्ज लिटिल, कुछ बढ़ा दिया गया। देयर वेर अलाउड टू डिस्कशन द एनुअल बजट, उन्हें इस बात का आदेश दिया गया कि वार्षिक बजट पर भी वो बहस कर सकते थे। दो दे कैन नॉट बी वोट ऑन देम, लेकिन वो उसमें वोट नहीं कर सकते थे। द मेंबर हैड बीन राइट टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव काउंसिलर, उनके जो सदस्य थे वो कार्यकारिणी के सदस्यों से प्रश्न जरूर पूछ सकते थे। बट ए प्रायर नोटिस ऑफ 6 days, 6 दिन पहले उनको इस बात की नोटिस देनी पड़ेगी। वॉज टू बी गिवन इन सच केसेस, 6 दिन पहले प्रश्न पूछने के लिए नोटिस देनी पड़ेगी। बिसाइड द मेंबर कुड नॉट आस्क टू सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, लेकिन सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का उनको अधिकार नहीं होगा। द प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल कुड रिफ्यूज परमिशन और आस्किंग द क्वेश्चन, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का अध्यक्ष होता था वह सदस्यों के प्रश्न को स्वीकार कर सकता था या सदस्यों के प्रश्न को इनकार कर सकता था। द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 was certainly step ahead the act of 1861 के एक्ट की तुलना में 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट थोड़ा बड़े रूप में प्रस्तुत किया गया। द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडियन मेंबर इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, कि भारतीय सदस्यों की संख्या लेजिस्लेटिव काउंसिल में बढ़ाना एक महत्वपूर्ण पक्ष था। प्रोविजन ऑफ देयर इनडायरेक्ट इलेक्शन इन द इनहेंसमेंट, इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट चुनाव का, अप्रत्यक्ष चुनाव की भी बात की गई। इस आधार पर अगर आप कहें तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 और 1892 एक तरह से संसदीय सरकार की स्थापना की एक सीढ़ी थी। बहुत से विद्वानों ने यह माना है कि द फाउंडेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वाज रियली लेड इन 1892। बहुत से विद्वानों ने माना है कि उत्तरदायी संवैधानिक सरकार की स्थापना का आधार 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट ने रखा। 1861 में के इंडियन काउंसिल एक्ट में यह आधार नहीं रखा गया था। एट द एक्ट फेल टू सेटिस्फाई द इंडियन पब्लिक ओपिनियन, लेकिन इसके बावजूद भी 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट भारतीयों को संतुष्ट
नहीं कर सकी। द प्रोविजन ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन सर्व नो पर्पस, जो अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रोविजन इसमें रखा गया उससे कोई उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकी। द नॉन ऑफिशियल मेंबर वेयर इन नो पोजिशन टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, जो नॉन ऑफिशियल सदस्य थे कार्यकारिणी के, उनका कोई अधिकार नहीं था कि वह सरकार की कार्यकारिणी को प्रभावित कर सके। द पावर ऑफ द काउंसिल बोथ इन द सेंटर इन द प्रोविंस वेर वेरी मच लिमिटेड, केंद्र और राज्य, प्रोविंस और सेंटर दोनों में जो काउंसिल के की शक्तियां थी, अधिकार और शक्ति अधिकार थे, वह बहुत सीमित थे। इसके बावजूद भी द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन लार्ज द इंडियन पब्लिक ओपिनियन, इसके बावजूद भी बंगाल का विभाजन हुआ और उस विभाजन के बाद उग्रवाद का जन्म हुआ। विद इन द ऑल इंडिया कांग्रेस, कांग्रेस के भीतर भी उग्रवादियों ने, क्रांतिकारियों ने अपनी स्थान बनाई और इन क्रांतिकारियों ने भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्ति के लिए कदम बढ़ाए ब्रिटिशों के खिलाफ। इस प्रकार आप देखें तो एक तरह से सकारात्मक रूप से कहें तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 और 1892 एक तरह से संवैधानिक सुधारों का एक्ट है। अंग्रेजों ने यह संवैधानिक सुधार अपने लाभ के लिए किया, गवर्नर जनरल की शक्ति को मजबूत करने के लिए किया और लॉलीपॉप के रूप में उसमें भारतीयों की उपस्थिति दर्ज कराई, जबकि उसमें उपस्थित भारतीय को कोई अधिकार या शक्ति नहीं था कि वे गवर्नर जनरल के विधायी शक्ति को प्रभावित कर सके। तो इस प्रकार इन एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल ने ब्रिटिश शासन को भारत में मजबूत करने की एक केंद्रीकृत व्यवस्था की स्थापना को बल दिया। और यह केंद्रीकृत व्यवस्था का असर क्या हुआ कि सेंटर मजबूत हुआ और प्रोविंस सेंटर के अधीन रह गया। जो प्रोविंसेस में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो उतनी शक्तिशाली नहीं हुई जितनी शक्तिशाली क्या होने की अपेक्षा भारतीय कर रहे थे। और सेंटर में गवर्नर जनरल जो है वह मजबूत होता है, सुदृढ़ का सुदृढ़ होता गया। और उस गवर्नर जनरल ने यह सारे काम जो विधायी शक्तियों, ये तो एक तरह से आप मानिए कि ब्रिटिश सरकार को, जिस ब्रिटेन को हम लोकतंत्र की जननी कहते हैं, वह ब्रिटेन ने लोकतांत्रिक लॉलीपॉप भारतीयों को दिया और उसने दिखाने का प्रयास किया कि हम डिस्पोटिज्म या निरंकुशता के प्रतीक नहीं हैं, हम संविधान की अवधारणाओं के प्रतीक हैं और संविधान की अवधारणाओं के आधार पर हम भारतीयों के भारत में शासन चलाना चाहते हैं। और जब संविधान की अनुकृतियों के बारे में ये एक्ट बात करने लगा तो उनका ये संदेश था कि भारतीयों को हम लोकतंत्र का एक रूप प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन यह लोकतंत्र निरंकुश तंत्र था, यह वास्तविक लोकतंत्र नहीं था, क्योंकि इन एक्ट से भारतीयों की जो इच्छाएं थी, भारतीयों के जो मनोभाव थे, इस एक्ट ने पूरा नहीं किया। और इस एक्ट के माध्यम से प्रशासन में और विधायी प्रक्रिया में भारतीयों को दोयम दर्जे के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। तो इस दोयम दर्जे को प्रस्तुत करने, और इसको भारतीयों ने समझा, उदारवादी भारतीयों ने भी समझा। उदारवादी जो कांग्रेस के भीतर उदारवादी थे वो तो इस इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाने को उतावले थे, लेकिन क्रांतिकारियों के बढ़ते कदम ने उनके कदम रोक दिए, क्योंकि बहुत से लोग जो लिबरल थे, जो उदारवादी लोग थे, वो इन संवैधानिक सुधारों के समर्थक थे, लेकिन क्रांतिकारी इन संवैधानिक सुधारों को छद्म मानते थे। तो इस प्रकार आप देखिए कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 जो आपके कोर्स में है, वह एक संवैधानिक सुधारों के नाम पर आपको रखा गया। लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि इस एक्ट ने न भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को बल मिला, इस एक्ट से न भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन को बल मिला और न ये एक्ट क्रांतिकारियों का दमन कर सके। और यहां तक कि उदारवादी
जो लोग थे कांग्रेस के भीतर, उनके भी मूल मंत्र को संतुष्ट नहीं कर सकी। तो इस प्रकार आप देखिए कि आपका पूरा कोर्स मैंने वीडियो के माध्यम से संक्षेप में प्रस्तुत कर दिया, और इस कोर्स के माध्यम से आप किताबों का सहारा लेकर के नोट्स बना सकते हैं, उसको सुन सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, उसके अनुसार और उसके आधार पर आप परीक्षा में अपनी भूमिका निभा सकते हैं।